सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, बहुत शुभ हो और जो 2020 की कुछ खट्टी मीठी कड़वी यादें रही हों वो बिसर जाएं, भूल जाएं और नए साल के साथ नई शुरुआत करें। इस नए साल के पहले कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नए साल के प्लान की। अब 2020 को छोड़ के हमको उम्मीद है कि ये साल 21 पड़ेगा 2020 पर। इस पर चर्चा करेंगे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और आलोचक और नजर रखने वाले, गहरी नजर रखने वाले दो मित्र संपादक मेरे साथ हैं इस वक्त। आलोक जोशी जी जो सीएनबीसी के संपादक रहे हैं, आशुतोष जी जो बहुत सारे चैनल अखबारों के संपादक पत्रकार रहे हैं और इस समय सत्य हिंदी के संस्थापक और संपादक भी हैं। उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि सत्यहिंदी.com को मदद करें ताकि एक सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता की आप मदद कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करें। इसके साथ ही एक और खबर है कि हमारे एंड्रॉइड ऐप आ गया है, उसको भी आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इससे ईमानदार पत्रकारिता को मदद मिलेगी। बात करते हैं 2021 की। 2020 तो चला गया है, 2020 की यादें, 2020 की आलोचनाएं अब खत्म करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमें 2021 में चलना चाहिए। आशुतोष जी, क्या आपको लगता है बहुत गालियां हो गई मोदी सरकार को, दूसरे लोगों को? अब जो पहली जो बड़ी खबर आई है 2021 की वो है कि इस साल जो कोरोना का जो संकट था उससे निपटने के लिए वैक्सीन हिंदुस्तान को जल्दी ही मिल जाएगी। क्या ये नई शुरुआत होगी हिंदुस्तान के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 2020 में जिस तरीके से कोरोना और महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया पे था, उससे हिंदुस्तान भी अछूता नहीं था और हिंदुस्तान दुनिया के 3 सबसे बड़े देशों में था जहां सबसे ज्यादा इस महामारी का प्रकोप देखने को मिला है। तो अगर वैक्सीन आती है और उस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ठीक से, तो मुझे लगता है कि वाकई में एक अच्छी खबर है, क्योंकि महामारी, बीमारी कैसी भी हो, वो इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है और लोगों का खौफ और डर इस बात को था, क्योंकि ये महामारी कोई अपने आप में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर किसी बीमारी का इलाज ना हो तो जाहिर सी बात है चिंता की लकीरें खींची जाती है। और बहुत सारे हमारे साथी कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रपति ऐसे लोग थे जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इसलिए ये चिंता का विषय था। लेकिन जो बड़ी बात है, वो बड़ी बात ये कि 2020 जिस एक चीज के लिए और जाना जाएगा वो ये कि ऐसा लगा जैसे कि इस दौरान जो भारत का संविधान है वो कहीं चोरी हो गया, किसी ने चोरी कर लिया उस संविधान को और चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही थी जिस हिसाब से चलनी चाहिए। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया रूल ऑफ लॉ से चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। और अगर आप ये संदेश अगर समाज के अंदर चला जाए कि एक तबके विशेष के लिए तो रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं है और दूसरे के लिए बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ज्यादा जोर दे के उसका पालन होगा, तो रूल ऑफ लॉ का फंडामेंटल है कि समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, हर आदमी बराबर, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी हो। और मुझे लगता है कि 2020 में बड़े खुले तौर पर इस नियम का उल्लंघन किया गया है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत ही चिंता का विषय है। आलोक जी, मैं बात तो आपके साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर करना चाह रहा था क्योंकि कोरोना काल ने उसको बड़ा ध्वस्त किया, लेकिन आशुतोष ने उससे भी बड़ी बात कर दी है कि रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा था, संविधान को मतलब एक तरह से नजरअंदाज किया गया। क्या आपको ऐसा लगता है? और जो आशुतोष जी को 2020 का अगर मगर था वो 2021 में भी चल रहा? सबसे पहले विजय जी धन्यवाद ये इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और सभी को, आपको भी और सभी दर्शकों को नए साल की 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामना ये करनी चाहिए कि जो अगर मगर आप कह रहे हैं, जिसे 2020 का अगर मगर, वो 2021 में न रहे, जो भी रास्ता हो साफ रहे और हमारे मन में जितनी चिंताएं हैं, हमारे ऊपर जितनी आशंकाएं हैं, उनके बादल छटे जो गहराए हुए हैं वो छंटते हुए दिखें। जैसे कोरोना का टीका सामने आ गया है, भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है कि अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जाएगी और ये जब हम कंपैरिजन करते हैं फाइजर के मुकाबले बेहतर वैक्सीन इसलिए है कि ये सस्ती है और इसको लगाना, इसको फैलाना, इसका प्रसार आसान है। ये उतना जबरदस्त रेफ्रिजरेशन नहीं मांगती है जैसा फाइजर का वैक्सीन मांगता है। इसलिए ड्राई रन भी चल रहा है देश में। जी, और आज ड्राई रन चल रहा है पूरे देश में, ये अच्छी खबर है। और यही दरअसल, अब क्योंकि आपने इकोनॉमी की बात भी की, इकोनॉमी इस बात का ही इंतजार कर रही थी, जो बिजनेस एक्टिविटी है या जिसे शेयर बाजार कहें। हालांकि अब शेयर बाजार और इकोनॉमी में कोई संबंध नहीं रह गया। पिछले साल ने जो एक काम किया है
कि उसने इन दोनों का आपसे रिश्ता एक तरह से संबंध विच्छेद कर दिया है। बाजार अपनी रफ्तार से चल रहा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि दुनिया में कितनी तबाही है, कितना कष्ट है। और जैसा अभी आशुतोष ने कहा, ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ कुछ लोगों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। वही हाल यहाँ है कि कुछ लोगों के लिए समृद्धि के रास्ते खुले हुए हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो बेरोक टोक पैसा बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और बाकी दुनिया में कितनी तबाही है, कितनी बदहाली है, इससे उनका कोई संबंध नहीं है। और उनके अनुयायी एक तरह से उस सूरज की तरफ देखते हुए, एक सूरजमुखी फौज है जो शेयर बाजार में लगी हुई है कि नहीं, ये बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं, बाकी दुनिया कहाँ जा रही है, अपने को कोई चिंता करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये नहीं आशुतोष समझ जी रहे जो कह हैं रहे हैं, कि आशुतोष जी जो चिंता, मैं जो एक चिंता सेकंड है बस थोड़ी सी बात कर दूं, जी, कि जो चिंता होनी चाहिए वो ये है कि अगर इस रफ्तार से इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत दिनों तक लोग अपने अपने सुरक्षित टापुओं में, आइलैंड्स में नहीं रह पाएंगे। अगर समाज के बहुत बड़े हिस्से को उनकी जरूरी चीजों से वंचित रखा जाएगा तो वो गुस्सा फूटता है, और वो गुस्सा फिर बहुत खतरनाक तरीके से फूटता है। भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी सफलता है, तमाम लोग जो वामपंथी विचारक हैं वो इसको असफलता मान सकते हैं कि यहाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ संपत्ति का। सफलता ये रही है कि इस बात का भ्रम दिया जाता रहा लगातार कि हाँ हो रहा है, कुछ कुछ सबके लिए हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हर एक को मिलता रहा ताकि वो संतुष्ट रहें और वो विद्रोह करने की स्थिति में ना आए। आज की तारीख में स्थिति उस चिंताजनक दिशा में जाती दिख रही है जहां ऐसा साफ साफ लग रहा है। अब आपने तमाम विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन इस वक्त एक सज्जन है इस देश में जो सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं बैंकों के, हजारों करोड़ रुपया उनका डूबा हुआ है। बैंक में जाके वो कहा है मैं तो दिवालिया हो गया हूं, मैं तो भाई से मांग के, बीवी से मांग के खर्चा चलाता हूं, और 1000 करोड़ रुपए से हजारों करोड़ रुपए की मेंशन बनवाई है मुंबई में, उसमें रहते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि आदमी पूरी अय्याशी का जीवन जी रहा है और साथ में कह रहा है मैं दिवालिया हो गया हूं। और ये वो सज्जन हैं जो हमारे इस वक्त के प्रधानमंत्री के दाहिने बाएं घूमते हुए दिखते थे वर्षों, पिछले पूरे टेन्योर में साथ घूमते दिखते रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आप लंदन से किसी को पकड़ के नहीं ला पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। भारत में घूमता हुआ एक ऐसा सेठ अभी भी मजे में घूम रहा है और अदालत में जाके कह देता है मैं दिवालिया हूं। ये जो समस्या है ये समाज के हर तबके में दिख रही है, जो रूल ऑफ लॉ का पालन कुछ लोगों के लिए होना है, कुछ के लिए नहीं होना है। ये बड़ी चिंता है, आज न दिख रही हो लेकिन ये आगे दिखेगी और ये गंभीर संकट खड़ा करेगी। जी आशुतोष जी, जो बात आलोक कह रहे हैं, कांग्रेस ने भी करीब करीब ऐसी बात कही कि जो सरकार है वो बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों का, मतलब लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर रही है, लेकिन किसानों की चिंता उसको नहीं हो रही। क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो है लाखों करोड़ों का जो कर्जा है उसके लिए बड़ी, उन्होंने जानकारी दी कि कांग्रेस के जमाने में बहुत बड़ा कर्जा पहले भी माफ होता गया है, ये चलता ही रहा है। किसानों की चिंता लगातार सरकार कर रही है, उसका दावा है कि 7 बार बैठक कर ली और अब 4 तारीख को जब बैठक होगी तो मसला हल हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि वो गरीबों की चिंता नहीं? नहीं, देखिए, इस किसान का जो आंदोलन है इसको हमें थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और इसमें राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है वो मुझे बहुत समझदारी पूर्ण भूमिका कभी दिखाई पड़ती, कभी नहीं दिखाई पड़ती है। कांग्रेस पार्टी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि सरकार किसानों के समस्याओं को लेकर पूरी तरीके से कहें कि वो रूथलेस है या किसानों की समस्याओं की उसको चिंता नहीं है। अगर आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास लेके चलेंगे तो ऐसा नहीं था कि विदर्भ के अंदर हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं नहीं की थी या पंजाब में किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्याएं नहीं की थी। सवाल दूसरा है, सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक पार्टी जो जिससे उम्मीद की जा रही थी 2014 के अंदर कि जब वो आएगी तो वो एक बड़े स्तर का रिफॉर्म लेके चलेगी और न केवल बड़े स्तर का सुधार करेगी बल्कि लोगों को साथ लेकर चलेगी। जो मौजूदा मोदी सरकार है उसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो रिफॉर्म करती हुई दिखती तो है। मेरा अपना मानना यह है कि ये जो किसानी का जो ये रिफॉर्म है, ये जो कानून है, ये किसानों के हित में है। आज नहीं, 10 साल बाद किसान इस बात को रियलाइज करेंगे। लेकिन सुधार को लाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो नरसिम्हा राव का तरीका कि अचानक आपने अंधेरे में कर दिया और चूंकि इतना बड़ा संकट देश के सामने था किसी ने उसका विरोध नहीं किया। दूसरा यह कि आज आपके पास बहुमत है तो आप लोगों को साथ लेकर उस सुधार को करें। दिक्कत यहां पे पैदा ये हो गई कि ये सरकार किसी को साथ लेकर चलने की इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो मिसेस गांधी के बारे में कहा जाता था, शी वाज द ओनली मेल इन हर ओन कैबिनेट, वो आज स्थिति यहां पे है कि मिसेस गांधी की तो किचन कैबिनेट थी, मुझे लगता है यहां तो किचन कैबिनेट भी नहीं है।
जो देश के प्रधानमंत्री को उचित लगता है उसी को अगले दिन वो उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान लोकतांत्रिक मुल्क है, चीन की तरीके से यहाँ चीन एक पार्टी का शासन नहीं है। आपको कोई भी कानून अगर लागू करना है, सुधार अगर लागू करना है, तो आपको उसको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके चलना पड़ा। अब आज सुबह ही खबर आई है कि वहां पे एक और किसान की मौत हो गई आंदोलन के दौरान। इसको लेकर तो संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर किसान मान भी लीजिए किसान गलत है, तो भी किसानों को एंगेज करना चाहिए, किसानों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि 7 बैठकें हुई हैं, 7 बैठकें सरकार ने की हैं, और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री अकेले फैसला करते हैं। यहाँ पर कृषि मंत्री और दूसरे मंत्री पीयूष गोयल जी वो लगातार इसमें लगे हुए हैं। फिर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है। मुझे पता पड़ा कि नितिन गडकरी साहब जो है मतलब बैकरूम बॉयज की तरह से भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कई सोर्सेज हैं जो इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो कैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री अकेले फैसला कर रहे हैं और संवेदनशील नहीं है? देखिए, आप बीजेपी को और बीजेपी की सरकार को मुझसे बेहतर जानते हैं, और जो आपकी मुस्कान में ही मेरे सवाल का जवाब है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो देश के बड़े नेता हैं, सबसे करिश्माई नेता हैं, तिलस्मी नेता हैं। उनकी लोकप्रियता का मुकाबला या तो इंदिरा गांधी कर सकती थी या फिर जवाहरलाल नेहरू कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके चरित्र का, उनके कैरेक्टर का एक दुर्गुण भी है। दुर्गुण ये कि एक बार वो किसी से सलाह मशविरा नहीं करते हैं, उनको अपने साथियों पर भरोसा नहीं होता है। तो आप नरेंद्र सिंह तोमर की बात कहते हो, मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ अमित शाह का कोई मतलब नहीं है, यहाँ नितिन गडकरी का कोई मतलब नहीं है। उनकी मंशा पे मैं सवाल नहीं खड़ा करता कि वो जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने ये कानून इसलिए लेके आया ताकि उनके साथी अंबानी और अडानी का फायदा हो। मैं इस थियरी को नहीं मानता हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप इतना बड़े स्तर का अगर आप रिफॉर्म कर रहे थे, तो आपको लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना चाहिए। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, दूसरी तरफ आप ही के कैबिनेट सहयोगी जो बातचीत में शामिल हैं, वो कहते हैं यहाँ तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट घुस गए हैं, इसमें तो खालिस्तानी है, इसमें तो आतंकवादी हैं, ये तो जिहादी लोग हैं। तो एक तरफ आपके कैबिनेट मिनिस्टर इस भाषा का इस्तेमाल करके किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ सरकार कहती है मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। बातचीत तभी कामयाब होती है जब दोनों तरफ से बयानबाजियां बंद हो, बंद कमरे के अंदर बातचीत हो, और उसका जो समाधान हो उसको निकालने की कोशिश की जाए। आप एक तरफ खालिस्तानी बताएंगे, दूसरी तरफ उनको कांग्रेस पार्टी का पिट्ठू बताएंगे, और तो आप कैसी भी बातचीत कर ले, वो संवेदनशील ना तो बातचीत होती, ना ही उसका कोई निष्कर्ष जल्दी निकलने की उम्मीद होती है। आलोक जी, अब तो कृषि मंत्री जी ने किसानों के साथ लंच भी कर लिया, किसानों के साथ 7-7 बार बैठक भी कर ली। आपको लगता है, दो बातें हैं आलोक जी, आशुतोष जी ने एक तो बड़ी बात कही कि भाई प्रधानमंत्री जी की जो ये फैसला है वो किसान के समर्थन का, किसानों के फायदे का है, और इंडस्ट्रीज के लिए नहीं बना हुआ है। पहले तो इसको आप साफ कीजिए बात कि, क्योंकि यही सारा हंगामा किया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है और किसानों को नुकसान करने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या सरकार साथ लेकर नहीं चलती? देखिए, एक तो आशुतोष जी अपनी छवि के विपरीत, ये वामपंथी नहीं है, ये उदारवादी है, उदारवादी इकोनॉमी के पैरोकार हैं, और ये जो भी सुधार जब नाम आ जाता है इकोनॉमी में तो ये उसके समर्थक होते हैं। और मेरा मानना है ये बात बुनियादी तौर पर सही कह रहे हैं कि ये जो सुधार हैं, ये कृषि सुधारों के नाम पे जो कानून लाए गए हैं, ये यकीनन फायदे के कानून हैं। लेकिन जितने लोगों ने इन कानूनों की पैरवी इतिहास में की है, तमाम नाम लिए जा रहे हैं। अभी हाल में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बहुत इस पर दुख जताया, गुस्सा जताया कि पुराने इकोनॉमिस्ट पलट गए हैं। वो लोग जो सरकार के साथ थे और इन कानूनों की पैरवी कर रहे थे, आज वो इनकी आलोचना कर रहे हैं। हमने पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री से मैंने लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये सारे कानून सही हैं और मैं इनको बिल्कुल सही मानता हूँ, लेकिन ये सारे तो वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रहे, वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री थे, और उनका कहना है कि ये कानून, मैं इनका पक्षधर हूँ। लेकिन ये सब लोग, जितने लोग आज पक्षधर से विरोधी हो गए हैं, वो क्यों हो गए, ये समझना जरूरी है। वो इसलिए हो गए कि इन कानूनों के साथ कुछ सेफ्टी नेट लगे हुए थे, वो सेफ्टी नेट हटा दिए गए हैं। कानून के साथ, केवल कानून एक आइसोलेशन में नहीं होता है कि ये लॉ लिख दिया गया है, इसके साथ ये यूं चलेगा, उसमें किसी को नुकसान न हो पाए, इसकी व्यवस्था जो की गई थी वो इस वक्त गायब दिख रही है। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव किया गया है, कहा गया आप जितना चाहें भंडारण कर सकते हैं। ये भंडारण करने की हैसियत किसकी है? ये करने की हैसियत किसान की नहीं है। वो किसान जो अपना किसी तरह गुजारा कर रहा है, बहुत सारे किसान तो अपने खाने भर का उगाते हैं, उतना खा लेते हैं, उनको भंडारण की आवश्यकता नहीं।
जो किसान कुछ थोड़ी फसल बचती है उसको बेचने जाता है, वो चाहता है तुरंत उसको कुछ भाव मिल जाए, पैसा मिले, उससे वो बाजार में जाए खर्चा करे। और ये हमारे देश में वर्षों से कहा भी जा रहा है, फसल के समय को बिजी सीजन कहा जाता है इकोनॉमी में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त फसल बिकती है, किसान को साल भर की उसकी जो जरूरतें होती हैं वो पूरी करने के लिए वो बाजार में निकलता है, माल खरीदता है, बाजार में डिमांड आती है। पिछले कई सालों से हम डिमांड जनरेट करने की जरूरत है कह रहे हैं, मांग तो नहीं है, मांग नहीं है। आप भंडारण को होल्डिंग कह रहे हैं? आप मैं भंडारण भंडारण को को होल्ड होल्डिंग इसलिए कह रहा हूँ कि भंडारण का कल में परसों मेरी बात हो रही थी, हम इस कृषि बिल पे बात कर रहे थे। बिहार से हमारे एक साथी ने बताया कि बिहार में मक्का 1850 रुपए की एमएसपी के अगेंस्ट 800 850 रुपए पे बिक रहा है, किसान बेच रहे हैं। और वहां से वो मक्का खरीद कर व्यापारी उसको रेलवे वैगन में लाद कर पंजाब लाता है और यहाँ आके प्रोक्योरमेंट सेंटर पे एमएसपी पर बेच रहा है। तो कौन फायदा उठा रहा है? एमएसपी नहीं, तो का इसका फायदा रास्ता क्या एमएसपी हो कानून सकता है के। सर? ये तो हाँ? मंडी में भी ऐसे ही होता था। मंडी में भी एमएसपी के बजाय जो लोग थे वो किसान को कहते थे अनाज ठीक नहीं है, उसका भाव 1800 की बजाय 1100 होता था। इसका तो कोई रास्ता नहीं है ना। ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो गड़बड़ियां हैं, क्या इंसान को कोशिश करनी चाहिए गड़बड़ियां दूर करे, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोइंग बेबी विद द बाथ वाटर, वो करे कि हम सब कुछ बदल देंगे। और बदलने के बाद नए कानून में हमने ऐसी क्या व्यवस्था कर दी है जिससे किसान की के शोषण की वो जो सीरीज है वो बंद हो जाए, वो प्रक्रिया बंद हो जाए। आप वो इसमें नहीं जुड़ा दिख एक रहा है। छोटा सवाल और है कि उल्टे ये कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा फार्मिंग है को कि लेकर अब भी आप चिंता कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ये फार्मिंग को लेकर भी जो बात हो रही है वो भी चिंता का विषय कॉन्ट्रैक्ट है? फार्मिंग को लेकर कुछ जगह चिंता है, कुछ जगह नहीं है। जिसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे, वो क्या चिंता करेगा? असली चिंता है एमएसपी की। और एमएसपी पर सरकार ने मेरी समझ से बड़ा उल्टा दांव खेल दिया है। सरकार ने जो शुरू में प्रचार अभियान चलाया कि पंजाब के किसान हैं, बड़े सेठ हैं, देखिए ये तो एसी में रहते हैं, ये तो गीजर भी लेके आए हैं, तो फ्रिज भी लाए हैं, ये लोग, इनको आप किसान क्यों कहते हैं? ये तो जमींदार हैं, ये तो सेठ हैं। उन किसानों ने, और ये बहुत इस बात के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए इस किसान आंदोलन को, कि ये बड़े अच्छे तरीके से अपना कम्युनिकेशन भी चला रहा है। एक तो ये जमे हुए हैं, इन्होंने लॉजिस्टिक्स का इंतजाम किया हुआ है, ये इस भरोसे नहीं कि कहीं से पैसा आएगा तो हम चलेंगे। लोगों ने कहा पैसा कहाँ से आ रहा है, उन्होंने बता दिया पैसा कहाँ से आ रहा है, अपने साधन लाए हैं। फिर ये देश भर में फैले गरीब किसानों को ये संदेश दे रहे हैं कि मित्रों देखो, हमने इस एमएसपी की बदौलत ये धन संपत्ति जुटाई है, आप भी अगर एमएसपी पा जाओगे तो आपके पास भी ये सब आ सकता है जो हमारे पास आया है। तो जो सरकार ने प्रयास किया कि ये बताने का कि ये किसान नहीं है, ये गरीब नहीं है, ये बेल बॉटम, ये जीन्स पहनते हैं, इनके पास आईफोन है, दूसरे इलाकों में बैठे किसानों को लग रहा है अगर ये आदमी एमएसपी की वजह से इतना अमीर हो सकता है, तो क्या मेरे साथ तो ये ठगी एमएसपी हो गई है? तो ये उल्टा पड़ गया और ठीक है। इसलिए ये अब सरकार के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। आशुतोष जी, एमएसपी को लेकर क्यों कंफ्यूजन है? एमएसपी के लिए सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि भाई एमएसपी चालू रहेगी, उसकी गारंटी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब मंडी में आप जाएंगे तो एमएसपी पर आपको मिलेगा। सरकार जो खरीद कर रही है वो एमएसपी पर कर रही है, लेकिन बाहर एक मार्केट खोल रहे हैं जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्यों कंफ्यूजन है? आशुतोष म्यूट है। किसानों की जो दिक्कत है, किसान जो जो कंप्लेन कर रहे हैं, सरकार बार बार ये कह रही है कि ठीक है, जो मैं आपको खरीदूंगा उसको एमएसपी खरीदूंगा। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर आप मंडी को खोल रहे हैं और वहां इजाजत दे रहे हैं तो वहां भी हमको एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। असली झगड़ा वहां पे है। और देखिए, एक बात हमको समझनी पड़ेगी, जो आलोक जी से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं, और आलोक जी ने मुझे तो वामपंथी घोषित कर दिया, जो वामपंथी थे वो भी मुझे वामपंथी नहीं साबित कर पाए। वो तो उदारवादी कह रहे हैं आपको। वामपंथी नहीं है, मैंने हाँ, घोषित कहा हाँ, कि मैंने बताया कि आशुतोष को नहीं, ये लोग कहते वामपंथी कहते हैं। हाँ, ये लेकिन ये देखिए, वामपंथी है नहीं। ये दोहरी तलवार है, इसको आप समझ लीजिए। तो इतना तो पत्रकार होने के नाते थोड़ा तो मेरा अनुभव है भी, हालांकि मेरे बाल उतने नहीं गिरे जितने आलोक जी के गिरे, मेरे सफेद ज्यादा है। दूसरी बात क्या है? देखिए, इस देश में जो किसानी का जो हिस्सा है जीडीपी में, वो 13-14% है, 15% है। ठीक है, अगर इसको अपने आप को इंप्रूव करना है, बेहतर करना है, तो आपको एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और बिग जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जो जिनके पास डीप पॉकेट्स हैं, उनके साथ आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा। जब तक वो अलाइनमेंट, हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद से शुरू हुआ, उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म आज तक नहीं कर पाई है। तो मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम ये हिम्मत दिखाई है उसको करने के लिए। लेकिन जिस तरीके के से आपने किया है वो लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है, और रिफॉर्म में अगर इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है तो फिर वो आगे चलकर एक बड़ा सामाजिक आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है। इस भयानक सर्दी में अगर किसान बैठा हुआ है तो वो यूं ही नहीं बैठा, उसको वहां बैठने से कोई मजा नहीं आ रहा, उसके मन में एक संदेह है, उस संदेह का निवारण सरकार को करना पड़ेगा। और उसका निवारण नरेंद्र सिंह तोमर नहीं कर सकते, उसका निवारण पीयूष गोयल नहीं कर सकते, उसका निवारण अमित शाह और राजनाथ सिंह भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि फैसला एक ही आदमी करता है। अगर उस आदमी से अगर उनको गारंटी मिल जाएगी तो उनको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी जी की, जी आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने प्राइवेट सेक्टर का और इंटीग्रेशन की बात की, लेकिन कोई भी क्षेत्र देख लें, प्राइवेट सेक्टर पर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है ना। आज जो स्कूल चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है, वो क्या गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स पर चल रही है? नहीं चल रही है। इंडस्ट्रीज जो चल रही है वहां पर तो रिजर्वेशन नहीं है, एससी एसटी ये सब सरकार में चल रहा है। तो फिर ये जो शर्त है यहाँ पर क्यों आप लागू करना चाहते हैं कि एमएसपी की शर्त प्राइवेट के लिए खोल भी दें और शर्त भी लगा के रखें? तो जो व्यापारी है, जो इंडस्ट्रीज है, जो भी है, वो अपने हिसाब से धंधा करेगा या शर्तों पर धंधा करेगा? यदि वैसे ही करना है तो फिर जरूरत ही क्या ओपन करने की? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्टेट सरकार नाम की जो संस्था है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। आप सरकार होती ही रेगुलेशन करने के लिए, सरकार होती है कि आप जो है वो एनार्किक ना हो जाए, सरकार इसीलिए होती है। दूसरी बात जो आपने ये कही है कि भाई खेती किसानी को आप दूसरों से तुलना नहीं कर सकते, तो एबरेशंस जो होते हैं, अपवाद जो होते हैं, वो नियम नहीं होते हैं। खेती किसानी को अगर आप दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से आप उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ हिंदुस्तान में 60% लोग खेती किसानी करते हैं, बल्कि ज्यादा ही लोग खेती किसानी करते होंगे। वो साल में एक फसल या 2 फसल उगाते हैं, और अगर उनको उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो उनका पूरा घर तबाह हो जाएगा, और वो पूरा का पूरा सोशल फैब्रिक अपने आप पे खत्म हो सकता है। इंडस्ट्री की बात बिल्कुल अलग होती है, जहां कपड़ा है या फोन है या मोबाइल है या दूसरे, इसलिए उससे तुलना मत करिए। अगर आप तुलना करेंगे तो गलत रास्ते पे जाएंगे। इसलिए आलोक जी की बात सही है कि सेफ्टी नेट इसमें होना चाहिए, सेफ्टी नेट इसमें नहीं है, इसीलिए किसान चिंतित। लेकिन किसान इससे ज्यादा चिंता में है कि उसको सरकार को लेकर एक अविश्वास का भाव है। ये अविश्वास को सरकार के अपने ही मंत्री, अपने ही लोग इसको और बढ़ा रहे हैं। जब किसानों को आप दलाल कहने लगते हैं कि जो आंदोलन करने वाले दो दलाल है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त है, ये तो इनका पेट भरा हुआ है, बिहार के किसानों की तरीके से नहीं है, तो अगर ये भाषणबाजी अगर नहीं होती तो शायद अब तक रास्ता निकल गया होता। सरकार तो लिखित में एश्योरेंस देने के लिए तैयार है, किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसान को लगता है कि आज आप देंगे कल आप पलट जाएंगे, क्योंकि आपकी भाषा हुआ है। वो कह रहे हैं लीगलाइज कर दीजिए एमएसपी को। तो ये अविश्वास अगर नहीं होता तो अब तक इस समस्या का समाधान हो गया होता। आलोक जी, एमएसपी को लीगलाइज करना साधन है, रास्ता है? देखिए, रास्ता है या नहीं ये तो बताना आपके मित्रों की मुश्किल है। चिंता कीजिए, आपकी फिर जो खरीदारी करेंगे, भंडारण करेंगे, वो कैसे करेंगे? नहीं, चिंता देखिए, चिंता उसको करनी है जिसका एक कारोबार है, क्योंकि ये जो फसलें हैं, कोई भी फसल, गेहूं, चावल, जो भी चीज है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। ये कृषि उत्पाद में एक खास बात यह है कि बहुत लंबे समय तक ये रह नहीं सकता है। इसको एक तय समय के अंदर इसका निस्तारण करना होगा। आप बनाएं, बेचें, प्रोसेस करें, जो भी करें, उसका एक टाइम लिमिट होती है। और दूसरा सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने 100वीं किसान रेल को भी हरी झंडी दिखा दी, ताकि फल जो है महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल 40 घंटे में पहुंच जाए। और कैसे चिंता करें प्रधानमंत्री जी, आप बताइए मुझे विजय जी, अब लगभग मैं 30 साल तो मैं नौकरी कर चुका। 30 साल से पहले से मैं लिखता रहा, उसके बाद अब भी लिख रहा हूँ। जब से मैं काम शुरू किया है मैंने, तब से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि भारत में इतना फल बर्बाद हो जाता है, इसको प्रोसेस करने की जरूरत है, और किसानों का उत्पाद बाजार तक पहुंचाने के लिए उनको खुला बाजार देने की जरूरत है। तब से अब तक ये क्यों नहीं हो पाया है, ये एक गंभीर प्रश्न है। और इस बीच में एक चीज और हुई है, आप ध्यान तो ये सवाल भी दें, मोदी जी से ही पूछेंगे आप? ये सवाल नहीं, ये सवाल सबसे पूछ रहा हूँ। जैसे आशुतोष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सवाल उठाने का हक नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल को ये सवाल पूछने का हक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया। आपको इसका जवाब देना चाहिए, और इस देश की जनता को ये आदत होनी चाहिए कि वो हरेक का गला पकड़ के उससे हिसाब मांग सके। उन्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम तो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं तो हम नरेंद्र मोदी से ही पूछेंगे और हम कांग्रेस से नहीं पूछेंगे। कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, सबको इसका हिसाब देना चाहिए। लेकिन
एक दूसरी चीज है, एमएसपी पर सामान बिकना और बाजार में एमएसपी से ज्यादा पर बिक जाना, क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों मैंने पता किया कि साहब वहां कितनी खरीद हुई। हम लोग उस समय खरीद का हिसाब लगाते थे कि कितना प्रोक्योरमेंट हो गया। तो पंजाब में प्रोक्योरमेंट जिस समय 80-90% हो रहा होता था, उस समय मध्य प्रदेश के खरीद केंद्रों में प्रोक्योरमेंट बहुत कम हो रहा होता था। और मैंने पूछा वहां के अपने स्थानीय संवाददाताओं से कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने बोला साहब यहाँ आईटीसी वाले आते हैं और वो पहले ही खरीद ले जाते हैं और वो ज्यादा अच्छा दाम देते हैं, क्योंकि यहाँ का गेहूं देश का सबसे अच्छा गेहूं होता है, इसलिए। और आईटीसी को आटा बनाना होता है, आशीर्वाद आटा बेचती है, आपको पता होगा। तो वो उन्होंने अपने खरीद केंद्र बहुत जगह देश में खोल रखे हैं, वहां किसानों को बेहतर दाम देकर वो उठा ले जाते हैं। न किसान शिकायत करता है, न सरकार शिकायत करती है, न आईटीसी शिकायत करती है। इस पूरे विवाद में आपने आईटीसी का नाम नहीं सुना होगा कहीं कि आईटीसी खेतों पे कब्जा कर लेगी। खेतों पे कब्जा करने के जिक्र किसका हो रहा है? अडानी का, अंबानी का। वो एक तो पॉलिटिकल वजह है, मोदी जी के आसपास जो लोग दिखते हैं उनका जिक्र हो रहा है। आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो हर सरकार में अपना काम करती करवाती रहती है और कभी लाइमलाइट में नहीं आती है, उसकी कोई बदनामी नहीं होती है। व्यवस्था क्या मांग रहे हैं? जो लोग मांग रहे हैं, जो इसका अध्ययन करके बैठे हैं कि भाई आप खुला बाजार दीजिए, खुले बाजार में अगर दाम बेहतर मिल जाए तो अच्छा है, अगर न मिले तो सरकार उस दाम पर, जिस दाम की वो गारंटी दे रही है, उस दाम पर खरीदे। तो तो वो सरकार तो का क्या मंडी में कहना? खरीदेगी ना, मंडी में तो खरीद रहे हैं ना वो। नहीं, उस दाम मंडी में ही खरीदे या मंडी से बाहर खरीदे, वो उससे मैटर नहीं करता कहाँ खरीदे आप। सरकार का कहना है कि हम ये कानून इसलिए ला रहे हैं कि किसानों को बेहतर दाम मिलेगा, प्राइस। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाएंगी। तो भाई आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाएंगी, किसान को बेहतर दाम देंगी, तो इस बात को लिख देने में क्या हर्जा है? क्या वो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएसपी से नीचे का ही दाम देने के इरादे से आ रही हैं? अगर वो ये सोच के आ रही हैं तो फिर मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है। और जो आशुतोष ने कुछ देर पहले कहा, असली बात है, दिमाग में शक पैदा हो गया, शक का कीड़ा है, वो आसानी से जाएगा नहीं। और उस शक को मजबूत करने के तमाम कारक और कारण दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो इस सरकार के दाएं बाएं घूमते हैं, जिसके मालिक, और उन कंपनियों को फायदा होने जा रहा है, उन कंपनियों के हिसाब से काम किया जा रहा है। कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं और जिस जल्दबाजी में किए गए हैं, कृषि राज्यों का विषय है, कायदे से राज्य सरकार, अच्छा कौन सी राज्य सरकार भारत में ऐसी है जो कहेगी कि आप किसानों का भला करने जा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे? क्या वजह थी कि आपको सेंटर में इनके कानून इतनी तेजी से पास कराने की जरूरत थी? एक नुक्ता ढूंढा गया कि ये हम खेती पे नहीं, हम ट्रेड पे कानून बना रहे हैं। कानून सारे खेती पे असर डाल रहे हैं, लेकिन उनको व्यापार कानून के तौर पर व्यापार के पास करा कानून। दिया गया। क्यों भाई, क्या जल्दी थी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में ये बात सच है कि वैसा लोकप्रिय नेता हाल फिलहाल तो हमने नहीं देखा है, इतिहास के सबसे लोकप्रिय नेता हैं या नहीं ये आगे तय होगा, लेकिन और वो कम्युनिकेटर हैं बहुत अच्छे, अपनी बात समझा सकते हैं। वो क्यों नहीं आमने सामने आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं? इन्हीं किसानों में से 50 को 100 को बुलाएं, कहें आओ बैठो समझाता हूं। ये क्या मतलब वजह है कि प्रधानमंत्री ही सरकार ये रास्ता बात निकालेंगे, कम्युनिकेट नहीं? प्रधानमंत्री से ही रास्ता निकलेगा। आशुतोष जी को प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है कि प्रधानमंत्री सीधे करें? मेरे पास वक्त बहुत कम है आशुतोष जी, इसके अलावा भी एक सवाल मैं राजनीति करना चाहता हूँ, लेकिन आप पहले इस पर जवाब। नहीं, आपका सवाल क्या है? यही कि प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है आपको? नहीं, आलोक जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बात कर लेंगे सीधे सीधे तो हो जाएगा झंझट खत्म। मैंने कहा कि देखिए, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो वहम एक ऐसी चीज होती है जो रिश्तों को खत्म कर देती है और समाज को बर्बाद कर देती है, और बहुत कुछ हो जाता है उसके चक्कर में। मैंने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की निष्ठा पे, उनकी उस पे जरा भी शक नहीं है कि किसानों का ये जो कानून है वो किसानों के हित के लिए है, रिफॉर्म में जेन्युइन रिफॉर्म है। लेकिन चूंकि शक है, इसलिए दिक्कत। मैं प्रधानमंत्री की निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े करता हूं, देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर लोग खड़े कर रहे हैं और उसके हिसाब से उनके आगे का काम चल रहा है, उससे दिक्कत पैदा हो रही है, तो उनको सामने आना पड़ेगा। क्योंकि सब जानते हैं इस सरकार में नरेंद्र सिंह तोमर का और पीयूष गोयल का और अमित शाह का और राजनाथ सिंह का कोई मतलब नहीं। एक ही आदमी है जो इंदिरा गांधी के जमाने में होता था, वही आज भी है। तो वो अगर सामने आके बात करेंगे, अगर वो कोई एश्योरेंस देंगे, तो मुझे लगता है रास्ता निकलेगा। जी, मतलब प्रधानमंत्री जी को ही अब इसमें सीधे दखल देना चाहिए।
एक सवाल था कि जो आपने संविधान की बात की थी कि संविधान काम में नहीं आ रहा, 2021 में क्या आपको लगता है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन में खास तौर से हैं, क्या उनका कोई फ्यूचर देख रहे हैं ताकि हम संविधान को बचा सके? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार ने तो संविधान को खत्म ही करने की कोशिश की है, तो जो दूसरी पार्टीज हैं, क्या उनका कोई फ्यूचर देख रहे हैं राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी राजनीति के अंदर मिथ मेकिंग बहुत होता है, मैथोलॉजाइज जिसे कहते हैं ना, कि पॉलिटिक्स, राजनीति का मिथकीकरण। अभी एक सवाल, और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को यह बात सूट करती है कि विपक्ष है कहां? विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, विपक्ष में कोई पार्टी ही नहीं है, इनका तो संगठन ही नहीं, इनका तो कोई विचारधारा नहीं है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 2004 के पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे इतने बड़े नेता थे, तो विपक्ष में कोई नेता था क्या? क्या उनका कोई संगठन था? क्या कोई विचारधारा था? लोगों को लगा कि नहीं, इनकी सरकार अच्छा काम नहीं करे, उनको हटा दिया 2004 में। 2004 से लेकर 2014 तक क्या बीजेपी ने किसी तरीके का कोई आंदोलन खड़ा किया था क्या? लोगों को चिंता इस बात की थी अगर 2014 में अगर फिर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो इस बार तो बीजेपी ही खत्म हो जाएगी। जो चिंता आज हम कर रहे हैं वही चिंता 10-11 के आसपास थी। इसीलिए गैंग ऑफ फोर और नितिन गडकरी को को जो है पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो जब सरकारें जब विपक्ष में होता है तो विपक्ष में इसीलिए होता है क्योंकि वो कमजोर होता है। तो आज ये जो चर्चा करना ये सत्ता पक्ष को सूट करता है। सत्ता पक्ष अपने मैं तो हिसाब से आपसे काम बहुत करता है। स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, सत्ता पक्ष की चिंता मुझे नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इस साल में ज्यादा मजबूत होकर कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर निकलेंगे? और दूसरा सवाल, क्योंकि बहुत कम वक्त है, वेस्ट बंगाल में क्या आप बीजेपी की एक पावरफुल एंट्री देख रहे हैं? मैं दोनों बातें कहूंगा और मुझे लगता है आज आप मुझको कोट कर सकते हैं। राहुल गांधी मुझे लगता है इस देश के सबसे अंडर एस्टिमेटेड पॉलिटिशियन है, सबसे अंडर एस्टिमेटेड पॉलिटिशियन है, और मोदी जी सबसे ओवर एस्टिमेटेड पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथ में संभालेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का भला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप याद करिए जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद से लोगों ने उनको क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन मैं एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जब बता सकता हूं कि जहां नरेंद्र मोदी जो है वो राज्य जीत नहीं पाए, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो या फिर झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, बड़ी मुश्किल से दिल्ली आप देखें किस बुरी तरीके से हारे थे और गोवा भी बुरी तरीके से हारे थे। दूसरी बात जो आपने कही है, दूसरा सवाल क्या था आपका? सॉरी। वेस्ट बंगाल में बीजेपी कितना भी सरपटक ले, बीजेपी वहां एक सीमा के बाद कामयाबी उसको नहीं मिलने वाली, ममता बनर्जी ही वापस आएंगी। जी आलोक जी, आखिरी सवाल आपसे। आपने कहा, चर्चा की कि भाई किसान जो बहुत सारे कुछ इंडस्ट्रीज हैं, परिवार है, बिजनेस परिवार, वो सरकार के दाएं बाएं घूमते हैं, इससे शक पैदा हो रहा है। आपने कोई ऐसी सरकार देखी है जिसमें ये जो सो कॉल परिवार हैं वो सरकारों के दाएं बाएं नहीं होते? मैंने नहीं देखी है, लेकिन तब एक बड़ा दायरा होता था, आपको याद हो तो विजय जी, और ये इस बात का बड़ा प्रचार होता है इस वक्त इस सरकार में कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो पत्रकारों को नहीं ले जाते हैं, इनको मुफ्त की शराब नहीं मिल रही है, मुफ्त की यात्रा नहीं मिल रही है, इसलिए ये सारे लोग बिलबिला रहे हैं और सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आप खुद ऐसी यात्राओं पर शायद गए हों, मैं तो नहीं गया हूं, लेकिन मैंने ये देखा यात्राओं पर गया हूं। मैं ऐसी किसी यात्रा पे अपने खर्चे से गया था बीबीसी की तरफ से, तब मैंने देखा था कि जो लोग गए थे एक ही होटल में, उस होटल का खर्चा वो संस्थान देता है जिसका वो आदमी है, उस यात्रा का टिकट वो संस्थान देता है जिसका वो आदमी है, तो सारा खर्चा इंसान अपना करता था। ऐसा नहीं कि सरकार का दामाद होके जाता था। इसके बावजूद ये प्रचार कि इन लोगों की मुफ्त की यात्रा बंद हो गई है। और इसी तरह व्यापारियों का एक बड़ा डेलीगेशन जाया करता था। प्रधानमंत्री मौके बेमौके बहुत सारे व्यापारियों से, तमाम पत्रकारों से, तमाम और संगठनों से बात किया करते थे। इस बार में जो फर्क है वो ये है कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो उनके साथ जाते हैं, बाकी सब जो एक बड़ा ब्रॉड डेलीगेशन होता था वो गायब है। तो ये फर्क इन सरकारों में दिख रहा है। यहाँ बिल्कुल आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि कौन लोग हैं जो जाते हैं, कौन लोग हैं जो सामने दिख रहे हैं। एक ऐसे सज्जन प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहली पंक्ति में बैठे दिखे जो कुछ साल पहले सरकारी दफ्तरों में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, एक बड़े उद्योग समूह से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे। जी। इसका कोई तो मतलब होगा। जी, आखिरी कुछ अच्छी खबर सुना सकते हैं इकोनॉमी के बारे में कि इस साल हमारी इकोनॉमी बेहतर होगा?
देखिए, बेहतर तो अब इसमें होना ही है और कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त हम जहाँ हैं इकोनॉमी के मोर्चे पर, वहां से नीचे जाने के अब लक्षण बचे नहीं हैं, तो यहाँ से बेहतर तो होगा ही। लेकिन अब क्योंकि आपने सवाल पूछ दिया तो एक चेतावनी देता चलूंगा, ये मैं बार बार देता हूँ, लोग इसके लिए मेरी बड़ी आलोचना करते हैं। शेयर बाजार जिस हालत में है ये सस्टेन नहीं कर सकता है, ये बहुत भयानक खतरे की तरफ बढ़ रहा है और कभी भी झटका दे सकता है। कितनी भी खुशी दिख रही हो, अमेरिका से बहुत पैसा आ रहा है इसलिए बढ़ रहा है, कब तक बढ़ता रहेगा मैं नहीं जानता हूँ। पिछले पूरे साल मैं चेताता रहा कि भाई ये खतरा है, लेकिन बाजार बढ़ता रहा, लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे। आगे फिर मैं कह रहा हूँ कि वो खतरा बना हुआ है, ये सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए अगर कोई आदमी इस लालच में बाजार में आ रहा है कि बड़ी तेजी हो रही है, तो उसको सावधान होना चाहिए, किसी बहुत भरोसेमंद सलाहकार के भरोसे ही काम करना चाहिए। थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा भारी पैसा लगाकर गोता लगाने की गलती न करें। ये सावधानी देना, चेताना मैं जरूरी समझता हूँ। आशुतोष जी की कोई आपत्ति थी? आखिरी बात। नहीं, मेरी आपत्ति इस बात को लेकर ये थी कि इकोनॉमी जिस हालत में पहुंच गई है उससे नीचे अब जा नहीं सकती है। तो जो कुछ भी होगा सकारात्मक ही होगा। सकारात्मक ही होगा। और पॉलिटिकल फ्यूचर आप अच्छा देख रहे हैं या बीजेपी के आने से आपको पॉलिटिकल फ्यूचर के डर लगने लगता है देश का? नहीं, बीजेपी के आने से डर नहीं लगता। बीजेपी की जो एक शब्द है, बीजेपी की जो विचारधारा है, जो एक समाज के को देश का दुश्मन मानती है, जब कोई सरकार इस भाषा में बात करने लगे और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने लगे और अपने आलोचकों को टारगेट करने, तब आप ये मान के चलिए कि वो पार्टी, वो विचारधारा अपना भी नुकसान कर रही है और देश का भी नुकसान कर रही है। सर, 40% वोट और 303 सीट को भी यदि आप मैंडेट नहीं कहते तो फिर किसे कहेंगे? मैंने कभी नहीं कहा कि मैंडेट नहीं। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रणाली, उस प्रणाली से निकलकर एक उनके पास मैंडेट है। अगर नरेंद्र मोदी के पास मैंडेट नहीं तो इंदिरा गांधी के पास भी मैंडेट नहीं था, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होंगे। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आपकी विचारधारा क्या है, और आप उस विचारधारा के तहत आप शत्रुभाव में लोगों को देखते हैं, आप हमेशा कन्फ्रंटेशन की भूमिका में रहते हैं। आपने ये जो लव जिहाद का कानून लेकर आए हैं, कोई सभ्य समाज में ऐसे कानून की जरूरत कैसे हो सकती है? और उसके लाने के बाद आप आंख बंद करके उसका पालन कर रहे हैं। अदालतें बार बार कह रही हैं कि भैया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप कश्मीर के लोगों को 1.5 साल तक अगर आप लगातार एक जेल जैसी जिंदगी दे देंगे और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठा रहेगा, अदालतें चुपचाप बैठी रहेंगी, तो सवाल तो खड़ा होगा। और सवाल मैं आज आपसे कह रहा हूं, 2021 ये डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में भारत में सामाजिक जो संघर्ष है वो कितना तीखा होगा या कितना धीमा होगा। चलिए देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 2021 जो है हिंदुस्तान को ज्यादा मजबूत बनाए, सशक्त तौर पर, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, और संविधान की जिसकी चिंता आशुतोष जी कर रहे हैं उसके तौर पर भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी का, आलोक जी का बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।